ड्रामा की स्टार्ट में हम डॉक्टर डुआन मू को देखते हैं जो ऑपरेशन कर रही होती हैं। ये ऑपरेशन की प्रक्रिया काफी लंबी थी और इसमें टाइम भी काफी चला गया था। लेकिन उसने उस इंसान को बचा लिया था, इसी वजह से सब लोग उसे मिरेकल डॉक्टर बोल रहे थे। लेकिन नर्स बोल रही होती है कि इतना काम करने के बाद अब आपको आराम कर लेना चाहिए। इतना सुनते ही डॉक्टर डुआन मू वहां पर बेहोश होकर गिर जाती है। सभी लोग उनके पीछे दौड़ते हैं, बट अभी वो आ चुकी होती है एंशिएंट एरा में, जहाँ पर अभी भी वो बेहोश होती है और प्रिंस जियांग कह रहे होते हैं कि आखिर अभी तक इसे होश क्यों नहीं आया है। इतनी देर में वो आंखें खोल देती है तो सोचती है कि वो तो सपना देख रही है। सपने में इतना हैंडसम इंसान, वो भी सच में उसके सामने। इसको किस कर लेती हूँ। अपने लिप्स लेकर आगे की तरफ बढ़ती है तो प्रिंस जियांग बोलते हैं कि तुम्हें तमीज नहीं है कि प्रिंस से कैसे बात की जाती है। कहती कौन सा प्रिंस, कैसा प्रिंस। अब यहाँ पर प्रिंस जियांग बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे फादर के लिए सिर्फ तुम्हें यहाँ पर बुलाया है, अदरवाइज तुम भी जेल में होती। याद रखो कि अब तुम डुआनमू नहीं बल्कि यहाँ पर एक सर्वेंट के रूप में रह रही हो। एक बात और याद रखो कि मुझे आदमियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझसे जरा दूर ही रहना। कहती क्या ये रियल है क्या, मैं सपना नहीं देख रही हूँ, ये कोई मूवी शूट नहीं है। कहती ये क्या हुआ, मैं टाइम ट्रेवल करके आ गई क्या। वो आगे की तरफ भागने चलती है, तब यहाँ पर तुरंत ही सैनिक कहता है याद रखो कि तुम अब डुआनमो फैमिली की मेंबर नहीं हो। अगर तुमने इसी तरह यहाँ पर चिल्लाए तो तुम्हें भी जान से मार दिया जाएगा। कहती क्या मतलब, सेकंड सन हूँ डुआन फैमिली की, मतलब मैं लड़की नहीं हूँ क्या, मैं लड़के के रूप में यहाँ पर आ गई। ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे तो लड़की ही होना चाहिए। फिर वो अपने आप को चेक करती है तो पता चलता है कि उसने कपड़े से अपने आप को बहुत टाइट कर रखा है ताकि उसके एक भी अंग ना दिखे और पता भी ना चले कि वो एक लड़की है। यहाँ पर अभी हमें पता चलता है कि उसकी फैमिली में एक डे केयर जारी हुआ था कि उन्होंने क्राउन प्रिंस से उनको मारने की कोशिश की है और सारे सबूत भी आ चुके थे, उनकी डेथ भी हो चुकी है। इसी वजह से हर एक फैमिली मेंबर को मार दिया जाएगा और बाकी जो खास मेंबर है उनको जेल में डालकर पहले पूछताछ की जाएगी। डुआनमो फैमिली चाहती थी कि उनकी बेटी जो है जिंगर, वो किसी भी तरीके से बच जाए। फादर कहते हैं कि एक बार मैंने प्रिंस जिंग की हेल्प की थी, इसी वजह से अब तुम जाओ, वो मेरी हेल्प करेंगे, एक एहसान है, बस उन्हें उतारना है। तुम वहां पर जाकर कभी भी अपनी आइडेंटिटी रिवील मत करना। कहती मैं नहीं जाना चाहती हूँ। फादर कहते जाओ, याद रखो कि हम लोग किसी भी कंडीशन जेल में रह लेंगे, लेकिन तुम्हारा रहना वहां पर सही नहीं है। उसका भाई कहता है कि वो लोग बस आने ही वाले हैं, जाओ प्लीज, कोशिश करना कि अपनी दवाओं के जरिए सबकी हेल्प करना ताकि तुम और भी आगे बढ़ पाओ। वो कुछ और सोच पाती, रोती ही रहती है, तब तक उसे बेहोशी आने लगती है, मतलब उसे ऑलरेडी ड्रग दिया जा चुका था। जब आँख खुलती है तो वो अभी क्राउन प्रिंस के मेंशन में होती है। कहती है ये क्या, सच में मैं यहाँ पर आ गई, लेकिन मैं अपनी आइडेंटिटी भला कब तक छुपा पाऊंगी। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि ठीक है, तो अब तुम यहाँ पर आराम से रह सकती हो। लेकिन इतनी देर में क्राउन प्रिंस के मुंह से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। कहते ये क्या हो गया। वो सोचती है कि मैं चेक करूँ क्या। प्रिंस उसका हाथ पकड़ लेते हैं तो वो नब्ज चेक करती है। पता चलता है कि उसे लव सिकनेस है, मतलब एक ऐसा पॉइजन जब तक उसे कोई लड़की न मिले और उसकी जो फिजिकल इच्छा है वो पूरी ना हो तब तक इस पॉइजन का असर नहीं जाएगा। अब तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ जाती है कि करूँ तो क्या करूँ। कहती है मुझे इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना ही पड़ेगा। इसी वजह से जैसे वो इस बारे में सोचती है तो आ जाती है ना मॉडर्न एरा। कहती वाह ये तो बहुत ही अच्छा है, मैं यहाँ पर आ गई। वो कुछ दवाएं लेती है और फिर से आ जाती है। क्राउन प्रिंस के ऊपर अब ड्रग ज्यादा ही बढ़ता जा रहा था, वो डुआनमो को पकड़कर नीचे गिर जाते हैं। तो वहां पर अब क्योंकि क्राउन प्रिंस बर्दाश्त ही नहीं कर पाते तो उसे किस करने लगती है। कहती है क्या कर रहे हो, हटो यहाँ से, दूर हटो दूर हटो। लेकिन क्राउन प्रिंस हटने का नाम नहीं ले रहे थे, तो वो क्या करती है ना, इंजेक्शन जो है उसके गले पर लगा देती है। कहती है कि बदतमीज कहीं के। लेकिन फिर से क्राउन प्रिंस पकड़ लेते हैं कि तुमने मेरे साथ क्या किया। कहती है मैंने तुम्हें बचाया है, मरने वाले थे। अब तुरंत ही क्राउन प्रिंस को याद आता है कि जब भी ऐसा कुछ होता था तो शायद कई घंटों के लिए वो होश में नहीं आते थे और बेहोशी की हालत में रहते थे। आज ऐसा पहली बार हुआ है कि वो तुरंत ही ठीक हो गए। आखिर ऐसी कौन सी बात होगी। तभी वहां पर मिंगेर आ जाती है। कहती ओ डॉग स्लेव, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मेरी कजिन को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। कहती एक मिनट मिस, पहली बात तो मैं होमोसेक्सुअल नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे कजिन को सेड्यूस
क्राउन प्रिंस कहते हैं तुम यहाँ पर क्या करने आई हो बताओ। कहती है कि पता है मार्किस वापस आ चुके हैं लेकिन उनकी तबीयत बहुत खराब है। मुझे लगता है कि वो अब नहीं बचेंगे क्योंकि सारे फिजिशियन ने ना बोल दिया है। तभी फिर से वहाँ पर सैनिक भी आता है और जो फिजिशियन भी आते हैं। सैनिक कहते हैं आप ठीक हो गए। कहते हैं हाँ ठीक हो गए हैं लेकिन मेरे साथ चलो। जब सब लोग जा रहे होते हैं तो पीछे से वानमू सोचती है कि मुझे भी कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए ताकि मैं अपनी फैमिली को जेल से निकाल पाऊँ। अगर मैंने मार्केस को बचा लिया ना तो मेरे पास बहुत अच्छा रास्ता है। इधर हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा चेक करने के बाद भी डॉक्टर बोल देते हैं कि इनके जो इंटरनल ऑर्गन है वो ऑलरेडी बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है। अगर थोड़ी देर में ही इन्हें नहीं बचाया गया तो इनकी मौत भी हो सकती है। अब तो वहाँ पर सब बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हैं। कहती है कि मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकती, लेकिन जो भी हाथ पे है मुझे पता चल गया है कि इन्हें बाहर से ही पॉइजन दिया गया है। जा रही होती है बचाने तो क्राउन प्रिंस कहते हैं क्या करने जा रही। मिंगर कहती है कि इसे तुरंत ही मार दो, ये हर जगह अपना रुतबा दिखाने की ज्यादा ही कोशिश कर रही है। कहती है कि 1 मिनट में बचा सकती हूँ। तब इस पर मिंगर कहती है तुम कुछ नहीं बचा सकती, नॉनसेंस बातें कर सकती हो। कहती है मेरे पास 90% चांस है कि मैं मार के इसको बचा सकती हूँ। अब तो सबकी होप थोड़ा बहुत जग जाती है कि क्या पता सच में मार्किस बच जाए। लेकिन क्राउन प्रिंस को थोड़ा शक था कि क्या ये बचा लेगी और मिंगर बार बार भड़काने की कोशिश कर रही थी कि इसके पास कोई रास्ता नहीं है, इससे हमारे मार्किस की जान और जल्दी जा सकती है। मिसेज मार्किस कहती है कि अगर तुमने नहीं बचाया ना तो तुम्हें पता है कि क्या होगा, तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। कहती मैं तैयार हूँ उसके लिए। इस पर क्राउन प्रिंस कहते हैं ठीक है मैं भी जिम्मेदारी लेता हूँ कि जो कुछ भी होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पर आएगी। तभी अचानक से मार्किस के मुंह से फिर से ब्लड निकलने लगता है। उन्हें नीचे बैठा दिया जाता है और हाथ चेक करने पर पता चलता है कि बस शायद कुछ टाइम बचा है और उनकी मौत हो जाएगी। कहती मैंने कहा ना कि पहले 90% चांस थे, अब 80% बचे हैं। अगर तुम लोग इसी तरह करते रहे तो टाइम घटता जाएगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। लेडी क्वीन अगर आप चाहती हैं कि मैं आपके हस्बैंड को बचा लूं तो सब लोग तुरंत के तुरंत यहाँ से निकलो। मिंगेर कहती इसकी बातों में मत आओ, ये झूठी है आंट, प्लीज इसकी बातों में मत आओ। प्रिंस जिंग कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें एक लास्ट चांस दे रहा हूँ, अगर तुम इस पे खरी उतरी ना तो मैं तुम्हें खुद रिवॉर्ड दूंगा। इस पर फिजिशियन कहते हैं यहाँ पे ऐसी लड़की पर कैसे भरोसा कर सकते हैं जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्या पता ये मार्किस की हालत को और बिगाड़ दे। कहती है कि आपके पास सुधारने का चांस है, अगर है तो आप ही बचा लीजिए। सब लोग बाहर चले जाते हैं, तुरंत ही जाकर वो बैठ जाती है और वहां से मार्किस को लेकर चली जाती है मॉडर्न एरा उनका पूरा ऑपरेशन करने के लिए। लेकिन मिंगर कहाँ शांत रहने वाली थी। कहती अंदर से कोई हलचल नहीं आ रही, हमें चलकर देखना चाहिए। लगभग 3 घंटे बाद उसने दरवाजा खोल दिया था। अब प्रिंस बाहर ही खड़े होते हैं। कहती क्या हुआ, आप नहीं जाएंगे क्या देखने, आपको भी जाना चाहिए। कहते हैं लेकिन तुम इतनी आसानी से ये सब कैसे कर लेती हो। से डुआन्मो को फिर से जो है बेहोशी आने लगती है तो प्रिंस उसे रोक लेते हैं। प्रिंस सोचते हैं कि आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मुझे एक लड़के के लिए फीलिंग नहीं आ सकती। कमर पकड़ते उन्हें लगता है वो लड़की है, लेकिन वो मानने को तब भी तैयार नहीं थे। अभी हम देखते हैं कि सब लोग ग्रीट करते हैं डुआन्मो की कि तुम्हारी वजह से मेरे फादर की जान बच गई। कहती है आप लोग को ये सब करने की जरूरत नहीं है। मिंगर कहती है कि अगर इसने बचा ही लिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। तभी फिजिशियन आते हैं उसे टी सर्व करने के लिए कि सच में मैंने तुम्हारे ऊपर उंगली उठाई, उसकी वजह से मैं शर्मिंदा हूँ। वो चाय पीती है और कहती है कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर में हम दोनों ही मिलकर इस जगह पर सबकी देखभाल करेंगे। और मिसेज मार्केस कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। मन में सोचती है कि क्या कह दूं, क्या कि मेरे मदर और फादर को जेल से छुड़ा लो। यहाँ पर प्रिंस जिंग हंसने लगते हैं, कहते हैं कि अभी नहीं, थोड़े दिन बाद। तब इस पर मिसेज मार्केस कहती है एक बैंकेट का आयोजन कर रही हूँ, कल आओगी। प्रिंस जिंग फिर से कहते हैं कि अभी नहीं, जब तक मार्केस ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक ये सब करना सही नहीं है। कहती ठीक है जैसा आप सब कहो, उसके बाद ही हम बैंकेट का आयोजन करेंगे। मिंगर वहां से मुंह टेढ़ा करके चली जाती है। यहाँ पर प्रिंस जिंग कहते हैं कि चलो आज तुमने अंकल को बचा लिया, तुमने मेरे ऊपर एक और फेवर कर दिया है, तुम्हारी फैमिली को बचाने के लिए मैं भी एक कदम आगे बढ़ाऊंगा। कहती ठीक है थैंक यू सो मच। अभी हम देखते हैं कि वो नहा रही होती है। तभी उसे लगता है कि रूम में कोई चला आया है। कहती है ये क्या है, तमीज नहीं है क्या कि तुम मेरे रूम में ऐसे ही चले आए। प्रिंस जिंग कहते हैं क्या परेशानी, हम दोनों ही लड़के हैं तो तुम कैसे भी रहो, क्या दिक्कत हो गई है। कहते हैं कि क्या हुआ, तुम क्यों छुप रही हो। कहती है छिप नहीं रही हूँ, अब तुम मेरी तरफ ऐसे मत देखो, होमोसेक्सुअल हो क्या, बताओ लड़के और लड़के दोनों में इंटरेस्ट रखते हो, आओ आओ आ चाहते हो तो मेरे पास आओ। कहते हैं नहीं
मैं तुम जैसा नहीं हूँ समझे, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कहती फिर खड़े क्यों हो, जाओ, मेरी तरफ ऐसे मत देखो वरना मैं सोचूंगा कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। कहते नहीं नहीं, मैं तो बस एक कुछ सामान देने आया था जो मैंने यहाँ पर रख दिया है। कहते ठीक है, थैंक यू सो मच। कहते हाँ, और याद रखो मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है। कहती बड़े आए थे, ऐसा लगता है मैं लड़कों को हैंडल नहीं कर पाऊंगी, मैं तो बहुत अच्छे से हैंडल कर लूंगी। नेक्स्ट डे वो जाकर फिर से जो है मार्किस को चेक करती है और कहती है कि अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मार्किस अब खतरे से बाहर हैं। कहती थैंक यू सो मच, आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कहती कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन अभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो मार्किस की बेटी है ना, उनका दिल डुआनुओ पर आ चुका था। तब यहाँ पर मिसेज मार्किस कहती अम्मियों, मुझे लगता है कि तुम्हें प्रिंस के साथ जाना चाहिए, अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहिए। आखिर तुम्हें कल उनसे शादी करनी है। लेकिन अम्मियों नहीं चाहती थी कि वो किसी भी तरीके से प्रिंस जिंग से जुड़े। उसने प्रिंस को सिर्फ अपने भाई के रूप में देखा है और किसी रूप में वो देखना नहीं चाहती है। लेकिन बार बार मिसेज मार्किस कह रही होती है तुम्हें शादी तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन बाहर मिंगर इस बात से बहुत दुखी थी। वो चाहती है कि दोनों का खात्मा कर दे। तभी पीछे से फिर से अम्याँ आती है, कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ पेस्ट्रीज बनाई है, ले लो। अब तो यहाँ पर पक्का यकीन हो जाता है डुआनियो को कि प्रिंसेस को भी मुझसे प्यार हो गया है। लेकिन पीछे से मिंगर ये सब देख रही होती है। वो पेस्ट्री लेने से मना कर देती है कि मैं इसे नहीं ले सकती, आप एक प्रिंसेस है और मैं एक कॉमनर हूँ। मिंगर आती है, कहती अरे ले लो ना, मेरी सिस्टर ने इतने प्यार से बनाया है। कहती सिस्टर चलो ना चलते हैं, बगल में एक बढ़िया सी जगह है जहाँ पर बहुत सारे कमल वगैरह खिले हुए हैं। कहती वाह सिस्टर, चलो ना चलते हैं। वो जबरदस्ती ही फिजिशियन डुआनियो का हाथ पकड़ कर लेकर जाती है। वहीं थोड़ी दूर पर प्रिंस बैठे होते हैं और साथ में फिजिशियन भी बैठे होते हैं। कहते हैं तुम्हारा पर्सन पहले से काफी हद तक रिकवर हुआ है, मतलब कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा जरूर हुआ है जिसकी वजह से इतना अच्छा रिजल्ट आया है। तुम्हें याद है कि पिछली बार जब तुम्हें पैनिक अटैक पड़ा था तो आखिर क्या हुआ था? कहते मुझे खुद भी नहीं याद है, बस मुझे इतना याद है कि वहां पर डुआन्यू थी। कहते हैं क्या? डुआन्यू, उसकी मेडिकल स्किल तो कमाल की है। कहते हैं हाँ कमाल की तो है। इधर दोनों तालाब देखते हैं और उसमें कमल खिले हुए होते हैं, उन दोनों को एंजॉय कर रही होती है। लेकिन मिंगर दोनों को ही पानी में धक्का दे देती है। अब वो दोनों चिल्ला रही होती है बचाओ बचाओ बचाओ। मिंगर कहती है अरे कोई है, प्लीज बचा लो। जैसे प्रिंस मिंग सोचते हैं कि कोई पानी में गिर गया है तो मिंगर तुरंत वहां से भाग जाती है। क्या करती है, डुआन्यू प्रिंसेस को बाहर निकाल देती है और एक गड़बड़ हो जाती है डुआन्यू के साथ कि उसका जो कपड़ा होता है ना वो पानी में गिर जाता है। अपना जाकर पीछे छिप जाती है। मिसेज मार्किस कहती क्या हुआ है आखिर? तुरंत ही मिंगर कहने लगती है कि बताओ, फिजिशियन ने, एक लड़के ने हमारी बहन को बचाया, अब दोनों ने एक दूसरे को छू लिया है। बताओ भला मेरी सिस्टर से शादी कौन करेगा? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को तो लेनी ही पड़ेगी ना, क्यों प्रिंस? प्रिंस कहते मैंने कहा ना दूर हटो और जल्द से जल्द फिजिशियन को ढूंढो। मन में सोचती है आज तो रंगे हाथे पकड़ी जाऊंगे, करूँ तो क्या करूँ? लेकिन प्रिंस जिंग की नजर पड़ जाती है, गीले चप्पलों के निशान है, वो इसी साइड जा रहे हैं। प्रिंस जिंग भी उसके पीछे पहुंच जाते हैं। कहते हैं यहाँ क्या कर रही हो? अब दोनों की नजरों में नजरें मिलती है। प्रिंस जिंग बस उसे देखते रह जाते हैं, वो भागने की कोशिश करती है तो प्रिंस जिंग उसे पकड़ते हैं और वो कपड़ा जाकर प्रिंस जिंग के ऊपर ही गिर जाता है। कहते हैं, ये भला कौन सा कपड़ा है? कहती ये क्या, मैं तो फंस गई, अब क्या करूंगी? कहती है कि कोई कपड़ा नहीं। कहते और ये तुम्हारे अंगों को क्या हुआ है? कहती कुछ नहीं, मैंने मसल्स बनाई हैं, अब तुम्हारे मसल्स नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों को भी देखो। कहते ऐसे मसल्स पहले तो नहीं थी ना? कहती है बन गई है, मैंने दिन रात मेहनत की है। आओ देखना चाहते हो क्या? छू लो अगर मुझे छूना चाहते हो तो। कहता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब यहाँ पर मिसेज मार्किस आती है, कहती है कि तुमने मेरी बेटी को छुआ है। कहती हाँ मैंने छुआ तो है क्योंकि मुझे उन्हें जान से बचाना था। अब वहां पर वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है, लेकिन प्रिंस जिंग के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। वह अपने कपड़े उपड़े चेंज करती है और सोचती है कि आज तो पकड़ते पकड़ते बची हूँ। तभी पीछे से फिर से दरवाजा खुलता है, पता चलता है वहाँ पर मिंगर आ गई। कहती है कि डुआन्यू तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत होशियार हो, आज तुम बच गए। लेकिन याद रखो कि एक लड़का एक लड़की जब आपस में टच करते हैं ना तो उनका जो है शादी होना तय है। ये मन में सोचती है कि फिर से आ गई, आज इसे जान से मार देती हूँ। कैची उठाती है, कहती मरना चाहती हो क्या? मिंगर को तेजी से चिल्लाने लगती है कि कोई है प्लीज मुझे बचा लो। और
फिर से कैची उसके सामने करती, कहती मैं तुम्हें मार नहीं रही थी, मैं तो कुछ कपड़े काट रही थी। जैसे प्रिंस जिंक आ जाते, कहती क्या कर रही हो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। कहती है ब्रदर देखो ना, ये मुझे मारने की कोशिश कर रही, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मार्किस कहती है कि हाँ सच में तुम ये क्यों कर रही हो। कहती है कि मैं सिर्फ अपनी यहाँ पर सफाई दे रही हूँ, अगर आपने मेरी बातें नहीं सुनी तो मैं अपने आप को जान से मार डालूंगी। ये क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो, बताओ ना। कहती मैं स्टूपिड नहीं हूँ। जब हम दोनों वहां पर खड़े थे किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया था, और मैं जानती हूँ ये धक्का मिंगेर ने दिया था, क्योंकि वो चाहती थी कि इंटायर क्लैन में जो है प्रिंसेस की बेइज्जती हो जाए और उसकी शादी मुझसे हो जाए। कहती है नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। कहती है तुमने ऐसा नहीं किया तो बताओ उस लोटस पॉन्ड में किसने मुझे धक्का दिया। साफ साफ पता चल रहा था कि किसी ने धक्का दिया। कहती मुझे क्या पता, तुम दोनों का पैर फिसला होगा, गिर गई होगी। कहती ऐसे तो गिर नहीं सकती हूँ। कहती देखो ना आंटी, मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हो। तभी अम्याओ आ जाती है, कहती है कि सिस्टर तुमने ही धक्का दिया था, मैंने खुद देखा था, और इस बात से जो है पीछे मत हटो। अब तुरंत ही यहाँ पर मिसेस मार्किस कहते हैं कि 20 थप्पड़ इसे लगातार मारो। वहां पर मिंगर को 20 थप्पड़ मारे जाते हैं, उसके दोनों गाल ना लाल कर दिए जाते हैं। प्रिंस जिंग कहते हैं कि जैसे ही मार्किस को होश आएगा मैं फिर से आऊंगा, तब तक ले जा रहा हूँ। मिंगर कहती है मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगी डुआन्यू। अभी कैरिज में बैठकर दोनों जा रहे होते हैं, तब प्रिंस जिंग कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत होशियार हो, इतना मत आगे जाओ कि तुम्हारी आइडेंटिटी ओपन हो जाए कि तुम जो है डुआन्यू खानदान की वारिस और सेकंड सन हो। कहती है कि क्या इसे पता चल गया क्या कि मैं लड़की हूँ। क्या वो पीछे खिसक जाती है, कहते मैंने कहा ना कि मुझे आदमियों में इंटरेस्ट नहीं है, तो इस तरह की हरकतें मत करो। कहती क्या भरोसा तुम्हारा। वहां पर प्रिंस उसे एक पर्चा देते हैं, जाओ सबसे पहले अपने फादर लोगों से मिल लो, जाओ अपने फादर और मदर से मिल लो। वो जेल जाती है, कहती है कि फादर मुझे जानना है कि आखिर मेरी फैमिली को किसने फंसाया, कौन यहाँ तक लेकर आया। उसकी मदर कहती है इन सब बातों में तुम मत पड़ो बेटा, आगे चलकर बहुत परेशानी होगी। लेकिन उसके फादर बताने लगते हैं कि कंकोबाइन के कहने पर जब सेकेंड कॉन्सर्ट प्रेग्नेंट थी उस टाइम उन्होंने मुझे उसे मारने के लिए कहा था, मैंने उसे नहीं मारा और ना ही कॉन्कोबाइन की बात मानी, तो उन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया। कॉन्कोबाइन को भी मार डाला, बच्चे को भी मार डाला, और उसका सारा इल्जाम हमारी फैमिली के ऊपर आ गया। ये सारी बातें प्रिंस जिंग भी सुन रहे होते हैं। स्पीड में जा रहे होते हैं तो वो टकरा जाती है प्रिंस जिंग से। कहते हैं क्या तुम्हारे फादर सच कह रहे थे। कहती हाँ मुझे उस कॉन्कोबाइन से बदला लेना है। कहते ठीक है बदला लेंगे। वो खुश होकर गले लग जाती है, कहते दूर हटो, मैंने कहा ना दूर हटो। अब इस पर सैनिक सोचता है कि आखिर ये आदमियों के बीच चल क्या रहा है। उसको बहुत देर से भूख लगी होती तो वो चली जाती है। पर प्रिंस जिंग बैठे होते हैं, तब सैनिक कहता है कि आप क्या करने वाले हैं बताइए, क्या सच में इंपीरियल कंकोबाइन के खिलाफ आपके पास कोई सबूत है। मन में सोचते हैं कि जब बचपन में उसकी तबीयत बहुत खराब थी तो अक्सर डुआन में उससे मिलने आया क्या करती थी, लेकिन क्योंकि उसे बचपन से ही पॉइजन दिया जा रहा था तो इतनी आसानी से वो ठीक नहीं हो सकता था। लेकिन क्योंकि डुआन में बीच बीच में उसे दवा दे जाती थी उसके फादर द्वारा बनाई, तो वो ठीक हो जाता था। मन में सोचते हैं कि मेरे बुरे दिनों में हमेशा ही डुआन में मेरे साथ थी, वो बचपन से ही लड़कों की तरह रह रही थी, उसने कभी लड़की का टायर लिया ही नहीं। इसी वजह से पूरे राज्य में ये खबर थी कि जो डुआन में उनके दो बेटे हैं। अब इस पर प्रिंस जी कहते हैं जाओ और पूरी तरीके से ख्याल रखो डुआनमियों का। तब इस पर सैनिक सोचता है कि आखिर क्या दिक्कत हो गई, सच में प्रिंस को लड़के पसंद आ गए हैं क्या। देखते हैं वो खाना बनाकर जा रही होती तो सोचती है कि इतने लेट में भी आखिर प्रिंस काम कर रहे हैं, क्या मुझे उन्हें खाना देना चाहिए, अगर नहीं दिया तो नहीं देना चाहिए, मुझे अपना ही पेट भरना चाहिए। फिर सोचती है कि अगर प्रिंस मर गए ना तो मैं अपनी फैमिली को कैसे बचाऊंगी, इसी वजह से मुझे खाना देना जरूरी है। जाती है अंदर, कहती मैंने खाना बनाया है, थोड़ा तुम खा लो थोड़ा मैं। कहते इस टाइम पे खाना। कहती क्यों खाना नहीं है क्या, अगर नहीं खाना तो मैं लेकर जा रही हूँ। तब इस पर वो कहते हैं तुम इस तरह मुझसे बात करोगी। कहती तो फिर किस तरह बात करूँ। कहते हैं मैं प्रिंस हूँ, मुझसे अच्छे से बात करो। कहती है मैं तुम्हारी पर्सनल सर्वेंट हूँ, लेकिन मेरी भी रियल आइडेंटिटी दूसरी है। कहते हैं ठीक है फिर जाओ यहाँ से। कहती है लेकिन इसमें थोड़ा मेरा भी है। कहते हैं कुछ नहीं मिलेगा जाओ। कहती है बदतमीज कहीं के डॉग एम्परर, मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें बहुत पीटूं, तुमने मेरा सारा खाना ले लिया, मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। कहते क्या कहा तुमने। अब वो पीछे मुड़ती है तो इस पर प्रिंस का कपड़ा खींच जाता। कहते ये क्या कर रही हो तुम। दोनों बस एक दूसरे की तरफ देख रहे होते। यहाँ पर प्रिंस जिंग कहते कपड़े खोलना चाहती हो क्या। कहती मेरा ये मतलब नहीं था। सैनिक आ जाता है, कहते कुछ बताना है, लेकिन इस हालत में देखकर अब सैनिक पहले थोड़ी देर शांत होता है, फिर बोलता है कि कॉन्सर्ट शियान की भी तबीयत बहुत खराब है, मीन्स प्रिंस जिंग की माँ की। उन्हें देखने के लिए वो जाते हैं। कहते हैं मदर आप ठीक तो है ना।
क्या हुआ है आपको? कहती है मेरी ज़िंदगी के आखिरी दिन चल रहे हैं, बस मैं मरने ही वाली हूँ। तुरंत ही प्रिंस जिंग कहते हैं तुम चेक करो आकर। वो हाथ चेक करती है तो उसे पता चलता है दांत में इन्फेक्शन हो गया है, जैसे दर्द बढ़ता ही जा रहा है। सही टाइम पे इलाज नहीं किया गया, उसका असर पूरी बॉडी पर पड़ेगा। कहते ठीक है, मैं चाहती हूँ कि सबके सब यहाँ से बाहर जाओ, लेकिन नैनी जाने से मना कर देती है कि कॉन्सर्ट शान के पास एक आदमी अकेला नहीं रह सकता। कहते तो फिर ठीक है, अब क्या किया जाए बताओ, मैं इलाज करूँ या ना करूँ? यहाँ पर प्रिंस जिंग कहते हैं मैं रुक रहा हूँ यहाँ पर, बाकी सब लोग बाहर जाओ। कहते ठीक है। वो जाती है और अपनी पावर से फिर से सारे के सारी चीजें लेकर आती है। कहती है मैं बहुत जल्दी इलाज करने वाली हूँ, बस तुम यहाँ पर खड़े रहो। और वो अपनी सारी प्रक्रिया पूरी कर रही होती है। दवा अभी तक कॉन्सर्ट शाह को दी जा रही थी, उसका उन पर गलत असर हो रहा था, मतलब उन्हें उससे एलर्जी थी। क्या प्रिंस जिंग कहते हैं ये क्या कर रहे हो, तुम मेरी माँ को मार डालोगे क्या? कहती है 1 मिनट सब सही हो जाएगा। और फिर से दूसरा इंजेक्शन यूज करती है और वहां पर कॉन्सर्ट शाह शांत हो जाती है। कहती है इन्हें ड्रग से एलर्जी थी, इसी वजह से इन्हें दूसरी दवा दी है। कहते हैं अब ठीक हो जाएंगे, तुम्हारी माँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट यही हम देखते हैं कि वहां पर मैजेस्टी मिलने के लिए आते हैं कॉन्सर्ट शाह से। कहती है कि मैजेस्टी अब मैं बहुत ठीक हूँ। और वहां पर जो है कंकुबाइन भी खड़ी होती है। कंकुबाइन को देखकर तुरंत ही डुआन्यू जान जाती है कि अच्छा तो ये वही कंकुबाइन है। मैजेस्टी कहते हैं तो तुम हो जिसने मेरी वाइफ को सही किया है, बताओ तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए? देखन को मैं सोचती है कि हाँ ये तो है ही लालची, देखना अभी कुछ ना कुछ तो मांगेगी। लेकिन डुआन्यू नीचे जाती है, कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप सेहतमंद रहें, आप यहाँ के लोगों की रक्षा करें और मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन थोड़ी देर पहले जब जो है कंकुबाइन को पता चला था कि कॉन्सर्ट शॉट ठीक हो चुकी है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि मेरा सारा प्लान फेल होता जा रहा है। याद रखो कि मेरे चंगुल से वो प्रिंस जिंग नहीं बचना चाहिए, उसको जल्दी ही मरना पड़ेगा। बाकी सब चीजें तो मैं हैंडल ही कर लूंगी। लेकिन मैजेस्टी डुआन्यू की बातें सुनकर बहुत खुश होते हैं कि तुम तो बहुत अच्छे हो, अब तुम प्रिंस जिंग के साथ कहीं भी आ जा सकते हो, तुम इसका पूरा ख्याल रखोगी। लेकिन तभी कंकुबाइन कहती है 1 मिनट प्रिंस जिंग, मुझे तुमसे बात करनी है। अब प्रिंस जिंग भी पुरानी बातें सोचते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जो कंकुबाइन है वो शांत नहीं बैठेंगे और रियल आइडेंटिटी का पता लगाएंगी। कहते क्या हुआ कंकुबाइन, आप कुछ पूछना चाहती है? कहती हाँ, मुझे इसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही है, बताओ ये कहाँ से आई है? वो सर नीचे झुकाते हैं, कहते हैं कि ये डुआन्यू फैमिली का बेटा है, सेकंड सन। कहते हैं उसने हमारे यहाँ के इंपीरियल हेयर और कंकुबाइन को मारा है, और तुम उसके बेटे के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसे तुरंत ही जेल में डाल दो। अपने फादर को तुरंत ही प्रिंस जिंग को सबूत देते हैं कि उनकी फैमिली को फंसाया गया है। मुझे लगता है कि रियल कल्प्रिट कोई और है, मुझे उसे ढूंढने के लिए कुछ वक्त दीजिए ताकि मैं इंसाफ कर सकूं। कंकुबाइन कहती कोई इंसाफ नहीं होगा, ये दोनों झूठे हैं। यहाँ पर कॉन्सर्ट शाह कहते हैं कि आपको थोड़ा सा तो वक्त देना ही चाहिए। मैजेस्टी कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ, 1 महीने के अंदर तो कोई रुआनवी की फैमिली को छुएगा और ना ही कोई उन्हें कष्ट पहुंचाएगा। 1 महीने के अंदर अगर सबूत नहीं है तो उन लोगों को जान से मार दिया जाएगा। कंकुबाइन कहती है नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। पर डुआन्यू थैंक यू बोलती है और कंकुबाइन बस चिल्लाती ही रह जाती है और गुस्से में बस देख रही होती है। इधर रास्ते में आते हुए वो लगातार बस प्रिंस जिंग को देख रही होती है। कहते हैं ऐसे क्या देख रही हो, कभी मेरी शक्ल नहीं देखी क्या? कहती इस वजह से मुझे लगता है कि तुम बेहतरीन आदमी हो। कहते क्या मतलब बेहतरीन आदमी, ये ऐसे कैसे बात कर रही है? कहती आओ ना, वहां पर क्यों खड़े हुए हो? प्रिंस जिन को अपने ऊपर शक होने लग रहा था कि वो सच में लड़कों को प्यार करने लगे हैं। जिस तरह वो डुआनियों की तरफ दिन रात बढ़ते जा रहे हैं, उन्हें अपनी आइडेंटिटी पर ही शक होने लगा था। कहती है ऐसा क्या कर दिया मैंने जो प्रिंस जिंग भाग गए? सैनिक आकर बताता है कि चलिए आपको बुलाया गया है। आम यहाँ आ जाती है, कहती है कि सुनो मुझे तुमसे बात करनी, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। कहती है मेरी बात सुन तो लीजिए। तुरंत ही कहती है इमरजेंसी है, मुझे जाना पड़ेगा, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। वहां से प्रिंस को लेकर भाग जाती है। अब आमिया थोड़ा शांत हो जाती है। अब सैनिक सोच में पड़ जाता है कि प्रिंस ने मिस आमिया से शादी करने से मना कर दिया और प्रिंस आमिया फिजिशियन के पीछे पड़ी है। आखिर ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहीं मेरे साथ भी कुछ ना हो जाए। कहती थैंक यू सो मच प्रिंस सिंह, और वहां से कहकर तुरंत ही वो भाग जाती। पीछे से सैनिक जाता है, कहता है सुनो सुनो प्रिंस, मैं भी लड़का हूँ, मेरी भी तरफ देख लो। कहते हैं क्या मतलब, तुम क्या बकवास कर रहे हो? बहुत तेज से प्रिंस जिंग उसको मारते हैं। कहते हैं दोबारा बकवास मत करना। इधर हम देखते हैं कि कॉन्कुबाइन का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि अभी तक प्रिंस जिंग को मारा नहीं गया था कि जेल में जाओ और उसकी फैमिली को मार दो।
इधर सैनिक आकर बताता है प्रिंस जिंग को कि उसकी फैमिली के ऊपर खतरा बढ़ता है। जानकोबाइन लगातार वहां पर हमला करवाने का सोच रही हैं। तब प्रिंस जिंग कहते हैं तुम अपनी फैमिली से जाकर मिलो, और वहां पर अपना जो है जेड भी देते हैं ताकि उन्हें कोई परेशान न करे। पता चलता है कि पूरी फैमिली को बहुत मारा गया है। लेकिन डुआनमियो के फादर कहते हैं कुछ भी हो जाए लेकिन प्रिंस जिंग अभी हैं हमारी रक्षा के लिए, और हम लोग कभी भी कुछ भी कबूल नहीं करेंगे जबरदस्ती, जो काम हमने किया ही नहीं। कहते ठीक है। तभी डुआन भी हो जाती है और देखकर बहुत उदास हो जाती है कि आखिर मेरी फैमिली के साथ ये किसने किया। उसके फादर कहते तुरंत जाओ यहाँ से। उसकी माँ भी कहती, उसका भाई भी कहता है, लेकिन इतनी देर में यूनिक आ जाते हैं। देखो डुआन यू यहाँ पर खड़ा है, मुझे तो इसके मजे लेने हैं। तो तुरंत ही सैनिक वापस आकर बताता है कि डुआन म्यू के लिए खतरा हो गया है। वहां पर कुछ यूनिक आ गए हैं जो डुआन म्यू को परेशान कर रहे हैं। तो उसका भाई कहता है इधर तुम भाग जाओ यहाँ से वरना तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। कहते टांगे तो तब तोड़ोगे ना जब जेल से निकलोगे। अभी देखो मैं इसके साथ क्या करता हूँ। ये थी मैंने कहा ना मुझसे दूर रहना। प्रिंस जिंग को अगर पता चला ना तो तुम्हें बहुत सजा मिलेगी। वो तुरंत ही जेड निकाल कर दिखा देती है कि याद रखो ये प्रिंस जिंग का पर्सनल जेड है। तो यहाँ पर वो प्रोटेक्ट करने आएंगे तब ना, और ज्यादा बोल रही हो अब मैं तुम्हें मार ही देता हूँ। प्रिंस जिंग आ जाते हैं कि किसकी इतनी हिम्मत के डुआनियों की तरफ आंख उठाए। वहां पर आते ही कहते तुम ठीक हो ना। एक एक करके सबको नीचे गिरा दिया जाता है और पूछा जाता है कि किसने तुम्हें भेजा। लेकिन वो यूनिक भी वहां पर खुदकुशी करने की कोशिश कर। इधर कंकुबाइन को जैसे ही पता चलता है कि जो लोग भेजे गए थे वो भी मारे गए, कहती है कि ये तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हो गया है, कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए पता करके। और लेकिन अभी सबको लग रहा था कि यूनिक की डेथ हो गई। सब कहते हैं कि ये बेकार में डुआनियो मरे हुए यूनिक के पीछे पड़ी है, जैसे जिंदा कर लेगी। लेकिन उसने सच में जिंदा कर दिया था। अब तो सबके होश उड़ जाते हैं। मार्किस भी वहां पर होते हैं। तुमने तो कमाल कर दिया, तुम सच में एक महान फिजिशियन हो। मार्केस भी आकर उसे ग्रीट करते हैं, तुमने मेरी जान बचाई थी, उसकी वजह से मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। अंदर जाते ही वो नीचे बैठ जाती है, कहती है आप लोगों को बहुत चोट लगी है। मार्केस कहते हैं कि तुम्हें जाकर अब अपने भाई से निपटना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जितना भी मामला है वो मैं हैंडल कर लूंगा, लेकिन याद रखो कि दूसरी मुसीबत ना आने पाए। कहते ठीक है अंकल। इधर लगातार वो अपने फादर मदर और ब्रदर का इलाज कर रही होती। चिंता मत करो फादर, मैं आपको यहाँ से निकाल लूंगी। यहाँ पर डुआनियो के फादर कहते हैं कि प्रिंस मेरी बच्चे की रक्षा करना। कहते हैं ठीक है आप चिंता मत करिए। लेकिन डुआनियो नोटिस करती है कि प्रिंस की तबीयत फिर से खराब हो रही है, मतलब वो पॉइजन फिर से हावी हो रहा है। वो इंजेक्शन लगाती है, तुरंत ही प्रिंस जिंग की आंख खुल जाती है। वो पीछे हट जाती है तो देखते हैं थोड़ा बहुत तो असर हो गया है, मतलब पहले से ठीक है। वो तुरंत ही निकल कर बाहर वहां से अंदर भाग जाती है। सैनिक कहते हैं ये इतनी स्पीड में क्यों भागी। प्रिंस जिंग को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। में सैनिक प्रिंस जिंग को देखने लगता है कि तुमने ही कुछ किया होगा तभी ऐसा हुआ है। इस पर प्रिंस जिंग उसकी आंख पर बहुत तेज से मुक्का मार देते हैं कि हमेशा उल्टा ही सोचते हो। कहते हैं मैंने क्या उल्टा सोचा। अंदर जाकर वो दरवाजा बंद कर लेती है, कहती है क्या मैं प्रिंस जिंग के प्यार में नहीं पड़ सकती। इसी सोच में उसे रात भर नींद नहीं आती कि आखिर वो प्रिंस जिंग से प्यार कैसे कर सकती है। तभी वो अपनी सपनों के मतलब अपने ख्यालों की दुनिया में चली जाती है, जहाँ पर वो प्रिंस जिंग को लगातार किस कर रही होती है। सुबह उठते हुए उसके लिप्स आगे की तरफ ही होते हैं, लेकिन वो नोटिस करती है कि वो तो सपना देख रही थी। कहती है ऐसा वाहियात सपना भला मैं देख कैसे सकती हूँ, मुझे इन सब चीजों से दूर रहना है। सुबह होते ही फिर से प्रिंस जिंग कहते हैं क्या हुआ, तुम इस तरह बिहेव क्यों कर रही हो। कहती है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं बैंक्वेट में नहीं जाना चाहती वरना मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई तो वहां पर कंट्रोल करना बाहर हो जाएगा सब कुछ। कहते हैं मुझ पर भरोसा है ना तो चलने के लिए तैयार हो जाओ। सैनिक कहता है लेकिन इस तरह आपके स्टेटस को भी टारगेट किया जाएगा। कहते हैं यही तो मैं चाहता हूँ। जो है प्रिंस जिंग जाते हैं अपनी मदर से मिलने के लिए, जहाँ पर फिजिशियन भी जाते हैं। कहती फिजिशियन आप ठीक तो है ना। लेकिन सब नोटिस करते हैं कि कहीं ना कहीं आमियाओं की नजर अब डे बाई डे फिजिशियन की तरफ ज्यादा ही बढ़ रही थी और वो ज्यादा उनके प्यार में पड़ रही थी। तब उसकी माँ कहती है इस तरह फिजिशियन से बात नहीं करते हैं, तुम्हें प्रिंस से बात करनी चाहिए। यहाँ पर कॉन्सर्ट छियाओ कहती है कि मुझे फिजिशियन से बात करनी है, इसी वजह से मैं उसे अकेले में ले जा रही हूँ। बॉडी को भी चेक कर लेगी कि मैं पहले से ठीक हूँ या नहीं हूँ। कॉन्सर्ट छियाओ कहती है कि मैं जानती हूँ तुम प्रिंस जिंग के काफी करीब हो, इसी वजह से मैं तुम्हें एक ऐसे सुझाव दे रही हूँ कि तुम मेरे प्रिंस जिंग को छोड़ दो। कहती है लेकिन मैंने ऐसा किया क्या है।
कहती करीब रहना भी बहुत कुछ होता है, ऐसे मेरे बेटे की बहुत बदनामी होगी। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक जेल है, तुम इससे जितना चाहो सोना ले सकती हो, जहाँ पर चाहो रह सकती हो। तुम्हें कभी भी कोई परेशान नहीं करेगा। कहती माफ करिएगा लेकिन मैं इसे नहीं ले सकती। मुझे अपने पेरेंट्स को बचाना है, अभी तक वो जेल में है। कहती क्या सच में? आप वहाँ पर कॉन्सर्ट से आप हंसने लगती है कि ये तुम्हारे लिए टेस्ट था और इस टेस्ट में तुम पास हो चुकी हो। याद रखो कि कंकुबाइन से तुम इतनी आसानी से नहीं निपट सकती हो। वो उनके रास्ते में जो भी आता है वो उसे मार देती है, इसी वजह से सोच समझ कर फैसला लेना। मैंने तुम्हारे लिए कुछ चीजें तैयार की है जिससे इस सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। जिस टाइम कंकुबाइन और इंपीरियल हेयर की डेथ हुई थी ना, उस टाइम का सारा डेटा मेरे पास है। याद रखो कि चाइल्ड बर्थ के दौरान उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बाद में उन्हें पॉइजन दिया गया और मारा गया। तो ये सारी चीजों का खुलासा तुम कर सकते हो। इसमें मेरे बेटे का नाम नहीं आना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ों को गलत भी साबित कर दिया गया तो सारा इल्ज़ाम तुम अपने सर पर लोगे। कहती ठीक है जैसा आप कहें। यहाँ पर प्रिंस सिंह कहते क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? तुरंत ही फिजिशियन कहते हैं कि हाँ आप ठीक है। मिसेस मार्केस कहती है कि मुझे लगता है कि प्रिंसेस और प्रिंस सिंह को बात करनी चाहिए। लेकिन प्रिंस सिंह कहते हैं कि तुम नहीं चलोगे क्या? आप कॉन्सर्ट से मन में सोचते हैं कि क्या मेरा बेटा सच में इतने करीब है क्या इसके? दोनों रास्ते से जा रहे होते हैं तभी पीछे से आती है आम्याओ। कहती है मुझे आपसे कुछ बात करनी है कि मैं क्या मेरे लिए सच में कोई रास्ता नहीं है? तुरंत ही फिजिशियन बोलते हैं कि देखो मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारा लगाव मेरी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन हम दोनों कभी एक दूसरे के नहीं हो सकते क्योंकि मेरा और तुम्हारा रुतबा एकदम अलग है। आप एक प्रिंसेस और मैं एक कॉमनर, तो वहां से प्रिंसेस चली जाती हैं कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो बताओ? आखिर तुम्हारी विश क्या है? कहती है मेरी कोई विश नहीं है। तो कहते हैं फिर ठीक है क्योंकि सबसे दूर रहना। कहती क्या मतलब सबसे दूर रहना? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बहुत बच्ची हो तुम, 18 साल की। कहती है 18 साल की हो तो एडल्ट हो चुकी हूँ समझे। फाइनली मैजेस्टी का बर्थडे आ जाता है जहाँ पर वो डुआनियों को भी लेकर गया होता है और वहां पर बैठे होते थर्ड प्रिंस भी। कहते ये लड़का कौन है? कहते ये डुआनियो फैमिली का सेकंड बेटा है। कहते अच्छा तो इसे भी लेकर आया है, अच्छी बात है। फिर उधर से जो है डुआनी भी पूछती है कि ये कौन है? तो कहते हैं ये मेरा थर्ड ब्रदर है। मैजेस्टी आ जाते हैं, सब लोग मैजेस्टी को ग्रीट करते हैं। कहते हैं कार्यक्रम शुरू किया जाए। एक दूसरे को ड्रिंक देने के बाद वहां पर कॉन्कुबाइन लगातार डुआनियों की तरफ देख रही होती हैं कि आज तो इसका काम तमाम करके ही रहूंगी। प्रिंस जिंग आते हैं लेकिन इतनी देर में कॉन्कुबाइन खड़ी हो जाती है। कहती हैं कि आप तो यहाँ पर आने के काबिल भी नहीं, आप एक क्रिमिनल के बेटे को यहाँ पर लेकर आए हैं। सारे मंत्री भी कहते हैं कि हाँ सही बात, एक क्रिमिनल को बेटे को लाने के लिए यहाँ पर हिम्मत चाहिए। सब कहते हैं कि सजा देनी चाहिए, प्रिंस जिंग को सजा देनी चाहिए। इस मैटर का अभी तक पूरी तरीके से खुलासा भी नहीं और प्रिंस जिंग क्रिमिनल के बेटे को लेकर इधर उधर घूम रहे हैं। तुरंत ही सामने डुआनियो आती है। कहती है मैं जानती हूँ कि मेरे ऊपर आरोप लग रहा है, लेकिन मैजेस्टी जहाँ तक आपने कहा था कि मैं प्रिंस के साथ हर जगह पर आ जा सकती हूँ तो ये आपका डिसीजन था। मतलब कंकुबाइन आपके डिसीजन को पीछे छोड़ रही हैं। सारे मंत्री कहते हैं जो भी डिसीजन था, लेकिन क्रिमिनल के बेटे को इधर उधर ले जाना एक तरह का अपराध है। मैजेस्टी कहते हैं कि ठीक है, डुआनियो की 3 मंथ की सैलरी काटता हूँ और जो प्रिंस सिंह है उनको 1 महीने के लिए क्राउन प्रिंस की पोजीशन से बर्खास्त करता हूँ। कहते हैं 1 मिनट फादर रुक जाइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे जहाँ तक पता है डुआनियो की फैमिली ने इंपीरियल हेयर को नहीं मारा। आप चाहे तो मार्केस से पूछ लीजिए क्योंकि उनके ऊपर जो पर जेल में हमला हुआ था मतलब कोई और है। मार्केस कहते हैं हाँ ये सही बात है। कंकुबाइन कहती बातों को घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तभी थर्ड प्रिंस भी खड़े होते हैं कि जो कुछ भी हो उसे सामने आना चाहिए। कहते हैं ठीक है, इसका बाद में फैसला करेंगे। डांस स्टार्ट होता है। मैजेस्टी डांस को देख रहे होते हैं और प्रिंस सिंह कहते हैं देखा आज का मामला हैंडल हो गया है, लेकिन वहां पर कंकुबाइन जो है ड्रग दे देती है जो है प्रिंस जिंग को। कहती आज तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। मैजेस्टी कहते हैं सब लोग खाओ, आराम से खाओ। जैसे ही प्रिंस सिंह खाते हैं उन्हें चक्कर आने लगता है। कहती ये क्या, अगर यहाँ पर प्रिंस सिंह रुके तो सबको पता चल जाएगा इनके अंदर पॉइजन है। मुझे किसी भी तरीके से इनको बचाना पड़ेगा। वो इंजेक्शन तो दे देती है। एक तो लव सिकनेस, ऊपर से आज दूसरा पॉइजन। इस तरह प्रिंस सिंह को बचाना थोड़ा मुश्किल था तो तुरंत ही वो प्रिंस सिंह को लेकर वहां से चली जाती है। प्रिंस सिंह के ऊपर ट्रक हावी हो रहा था। कहते दूर हटो मुझसे, दूर जाओ। कहती अब क्या करें, इस तरह तो प्रिंस सिंह की जान चली जाएगी। अब वहां पर बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो खुद प्रिंस जिंग के साथ अपनी रात बिताए। वहां पर वो प्रिंस जिंग को किस करने लगती है और प्रिंस जिंग भी बिल्कुल होश में नहीं होते हैं और वहां पर उसके साथ रात बिताते हैं।
सुबह जैसे ही सैनिक दरवाजा खोलता है, जैसे ही सैनिक गैरेज में जाता है, देखता है तो हैरान रह जाता है कि प्रिंस जिंग के साथ किसी ने ये क्या किया। कहते कौन था कल रात यहाँ पर। जब प्रिंस जिंग सोचते हैं कि वहां पर तो रात में डुआन्यू थी, मतलब एक लड़का, ये कैसे हो सकता है। इस पर प्रिंस सिंह कहते हैं पता करो कि कौन लड़की यहाँ पर थी रात में, मैं उसको जान से मार डालूंगा। कहते हैं कि बिना किसी लड़की के आप ठीक नहीं हो सकते। लेकिन प्रिंस सिंह को पूरे टाइम बस डुआनियो की ही शक्ल नजर आ रही थी कि यहाँ पर सैनिक चाहता है कि चलो खाना खाने के लिए चलो। कहती मुझे नहीं जाना है, मुझे उस प्रिंस से मिलना भी नहीं है। कहते क्यों नहीं मिलना। वो किसी तरीके से बेचारी तैयार होकर जाती है, क्योंकि सैनिक ने कहा था कि अगर नहीं चली ना तो दरवाजा तोड़ दूंगा। प्रिंस सिंह नहा रहे होते, कहते जाओ यहाँ से, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। अरे यहाँ पर दिखाई मत देना। कहती मुझे शक्ल देखना भी नहीं है। ये कॉन्सर्ट साहब ने एक पेपर दिया था, प्रिंस जिंग से कहना पढ़ ले जितनी जल्दी हो सके। अब सैनिक सोच में पड़ जाता है कि आखिर इन दोनों के बीच हुआ क्या है। प्रिंस जिंग जब उस लेटर को पढ़ते हैं, कहते ये बताओ कि जो डुआनी वो ठीक है या नहीं। कहते हैं हाँ पहले से काफी ठीक है। इधर अभी उस पाउच को देख रहे होते हैं। नैनी आकर बताती है कंकुबाइन को कि प्रिंस सिंह पूरी तरीके से ठीक है। कहती है टॉक्सिक पॉइजन मैंने दिया था, उससे जान बचनी मुश्किल है, तो आखिर किसने उसकी जान बचाई पता करो। इधर प्रिंस सिंह बैठे होते हैं, ना तो खाना खा रहे होते हैं ना पानी पी रहे होते हैं, और हर टाइम सोच में डूबे हुए होते हैं। सैनिक कहता है क्या हुआ है आपको, वैसे आप क्यों डूबे हुए हैं। सामने से जा रहे होते तो डुआनी भी खड़ी होती है और दोनों एक दूसरे को देखते रहे भी नहीं, वहां से बस धक्का देकर चले जाते हैं। इधर थर्ड प्रिंस भी बहुत परेशान होते हैं कि इन्वेस्टिगेशन जारी रखो, क्योंकि प्रिंस जिनको मैं अपने रास्ते से हटाना चाहता हूँ। कंकुबाइन के रास्ते से हटे तो ज्यादा बेहतर है, सारा इल्जाम कंकुबाइन पर आ जाए, मैं साफ साफ बचाऊं। प्रिंस जिंग बैठे होते हैं, कहते हैं जल्द से जल्द सारी हर्ब्स का यूज करो अपने, क्योंकि मुझे अपना पॉइजन ठीक करना है। तभी खाना आ जाता है। खाने को देखते ही प्रिंस जिंग कहते हैं मैं नहीं खाऊंगा। यहाँ पर सैनिक कहता है 3 दिन हो गए आपने कुछ नहीं खाया, इसी तरह रहा तो आपकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। खाने को देख देख कर पूरे टाइम बस टाइम डुआनियों की याद आया करती है कि वो एक लड़की के अटायर में उसके पास आ रही है, उसको सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं, रात बिता रहे हैं। यहाँ पर सैनिक कहता है क्या हुआ है आपको बताओ ना। पता चलता है कि अशेशियन ने हमला कर दिया है डुआनियों के ऊपर। कहती दूर हट जाओ, तुम्हें प्रिंस मार डालेंगे। लेकिन इतनी देर में प्रिंस आ जाते हैं। कहते तुम ठीक तो हो ना। कहते हाँ मैं ठीक हूँ। कहते फिर ठीक है, यहीं पर रुको, बाहर मत निकलना। यहाँ पर कहीं न कहीं डुआनियो का प्यार भी बढ़ता जा रहा था प्रिंस जिंग के लिए। प्रिंस जिंग वापस आते हैं तो कहते हैं मैं बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया हूँ। कहती क्या हुआ है आपको। प्रिंस जिंग नीचे गिर जाते हैं। कहती मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, आप चिंता मत करो। सैनिक पूछता है कि प्रिंस ठीक तो है ना। कहती है कि उस शॉट में पॉइजन था, बट मैंने पॉइजन को सही कर दिया है, बस रात भर का इंतजार करना है। कहते हैं मैं यहाँ यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तब यहाँ पर डुआनियो कहती है कि जाओ यहाँ पर, मैं उसे जान से नहीं मारूंगी, मैं एक फिजिशियन हूँ, भला ऐसे कैसे कर सकती हूँ, मुझ पर यकीन रखो। सैनिक चला जाता है और डुआनियो रात भर प्रिंस की केयर कर रही होती है। वो जाने वाली होती है तो प्रिंस उसका हाथ पकड़ लेते हैं कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। अभी इधर हम जो है थर्ड प्रिंस को देखते हैं, जिन्हें कोई भी सबूत नहीं मिला थे। कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी का बस ध्यान रखो, जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसी में प्रिंस जिंग को मार देंगे। सुबह होते ही जब प्रिंस जिंग को ये होश आता है तो देखते हैं कि वहां पर डुआनी उसका हाथ पकड़े हुए सो रही होती है। सैनिक कहता है "इंग, आपको होश आ गया। कहते शांत बैठो, वो सो रही है। आंखें खोलती है तो देखती है प्रिंस जिंग का हाथ पकड़े हुए, तो तुरंत ही झटक देती है। कहते हैं क्या हुआ बताओ। वहां पर एक जेड मिला है और जो कि कंकुबाइन का है। कहते हैं कंकुबाइन का जेड इतनी आसानी से नहीं मिल सकता, इसके बीच में जरूर कोई और भी शामिल है, मतलब थर्ड प्रिंस। वही ये जानबूझकर कर रहे हैं। कोई बात नहीं, इसका खुलासा भी मैजिस्ट्रेट के सामने कर देना चाहिए। दोनों मैजिस्ट्रेट के सामने जाते हैं और जहाँ पर जोआन्यू कहती है कि मेरी फैमिली ने किसी को भी नहीं मारा है, मामला कंकुबाइन द्वारा तय किया गया था, उन्होंने ही ये सब कुछ किया है। कंकुबाइन को भी मारा, उनके बच्चे को भी मारा। तीनों को बुलाया जाता है जो अभी तक कंकुबाइन द्वारा हायर किए गए थे। उसमें से एक यूनिक भी था। कहते हैं इन लोगों को ले आए हैं, अब कंकुबाइन के आने की देर है। जैसे ही कंकुबाइन देखती है वो तीनों वहां पर है तो बहुत ज्यादा डर जाती है। ये बताइए मैजेस्टी, आपने मुझे क्यों बुलाया है। तीनों के तीनों जो नीचे बैठे होते हैं कहते हैं कि आपने ही तो कहा था ना कि कंकुबाइन को मारो, उनके बच्चे को मारो, उसके बाद आप प्रिंस जिंग को भी मारना चाहती थी, यहाँ तक कॉन्सर्ट शाह को भी आपने ही पॉइजन दिया था। कहती ये झूठ है, मैं तो इन लोगों को जानती भी नहीं, कभी देखा भी नहीं। प्रिंस जिंग, अगर आप मुझसे इतनी ही नफरत करते तो इस तरह के एविडेंस तो कम से कम मत तैयार करिए। डुआन्यू कहती है बस करिए, इतना नाटक मत करिए। गिरगिट भी इतनी जल्दी से अपना रंग नहीं बदलता जितनी आसानी से आप बदल रही। कहती मैंने कुछ भी नहीं किया।
1 मिनट रुको। वो उसके ऊपर जो है इंजेक्शन लगा देती है, जिसके बाद वो एक जगह पर स्थिर हो जाती है। कहते बताओ कि तुमने ये सब किया या नहीं किया? कहती हाँ मैंने किया। कॉन्सर्ट को भी मारा, उसके बच्चे को भी मारा और जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा उसको भी मार दूंगी। कहती ये मैं क्या कह रही हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ। इस पर मैजिस्ट्री आकर उसे बहुत तेज से मार देते हैं। कहते हैं मैंने तुमसे हमेशा इतना ज्यादा प्यार किया और तुम बदले में ये सब कुछ कर रही थी। कहती है आपने मुझसे प्यार किया, आप हमेशा से ही बायस थे, कभी किसी दूसरे के साथ, कभी किसी दूसरे के साथ। कहते हैं हाँ दूसरे के साथ, तुम तो बाद में वैसे भी आई हो, जाकर इसे जेल में डाल दो। मार्किस कहते हैं जेल में तो डाल दिया है, एक मुसीबत से छुट्टी मिल गई है, लेकिन दूसरी मुसीबत ये है कि थर्ड प्रिंस अभी भी रास्ते में है। इतनी देर में डुआन्यू फैमिली बाहर आ जाती है, वो जाकर गले मिल जाती है। मार्किस कहते हैं देखो कितना प्यार है इन लोगों के बीच। कहते हैं लेकिन इस फैमिली को कहाँ पर रखा जाए? मार्किस कहते हैं इन्हें तुम अपने घर पर ही रख सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी बेटी से शादी करना पड़ेगा। कहते हैं लेकिन मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। कहते हैं कैसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत? कहते हैं कि मैं लड़कों के लिए फीलिंग रखता हूँ ना कि लड़कियों के लिए। तो कहते हैं अरे वो फिजिशियन है ना, उससे इलाज कराओ। कहते हैं वही तो, वो भी इलाज नहीं कर पा रही है। डुआन्यू फैमिली आती है और प्रिंस जिन को ग्रीट करती है कि थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से हम लोगों की जान बची। कहते हैं कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। प्रिंस जिन कहते हैं कि तुम लोग मेरे घर चलो, वहीं पर रुको। कहते हैं नहीं ये अच्छी बात नहीं है। कहते हैं नहीं, जब तक सब कुछ सेटल डाउन नहीं हो जाता है तब तक। तब इस पर मार्किस कहते हैं कि अरे इनका इलाज भी कर देना, लेकिन तुरंत ही प्रिंस जिन मार्किस का हाथ पकड़ लेते हैं। इधर रास्ते में हम देखते हैं कि वानियो ने अपनी फैमिली को बता दिया था कि वो प्रिंस जिन को लाइक करती है। उसके फादर कहते हैं वो गॉड ऑफ वॉर है, तुम उनसे शादी नहीं कर सकती। जिस दिन इस चीज का खुलासा हुआ कि तुम लड़की हो तो हम लोगों को दूसरे अपराध में जेल भेज दिया जाएगा, बचने का कोई भी रास्ता नहीं होगा, इसलिए सही टाइम देकर हम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन वो पुरानी बातें सोच सोच कर बहुत उदास हो जाती है कि वो अपने दिल को कैसे समझाए। एक बार तो प्रिंस सिंह से बता ही दे। कहते प्रिंस सिंह अब सब कुछ सेटल डाउन हो गया है, मेरी तरफ से ये आप जेट रख लीजिए, ये आपका है। कहते लेकिन ये क्यों? कहते मैं यहाँ से जा रही हूँ। कहते हैं मैंने कहा ना तुम्हें यहाँ से नहीं जाना है, मेरी परमिशन के बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कहती ये क्या, आप मुझसे कैसे प्यार कर सकते हैं? एक लड़के से प्यार करना आपके लिए शोभा नहीं देता है। कहते हैं कुछ भी हो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा, मेरी फीलिंग नहीं बदल सकती। कहते एक मिनट रुक जाओ, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। बहुत तेज से खींचते हैं, तभी प्रिंस की नज़र उसके कपड़ों पर पड़ जाती है कि उसने अपने आप को एक कपड़े से बांध रखा है। कहते तुम लड़की हो? कहते हैं माफ़ करिएगा, मैं आपको धोखा नहीं देना चाहती थी, लेकिन शुरू से ही मैं एक लड़की थी। कहते हैं इसका मतलब तो उस रात तुम मेरे साथ थी? कहते हैं कि हाँ मैं ही थी, लेकिन मैं आपके साथ नहीं रह सकती। कहते हैं याद रखो कि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ ही रहोगे। वो उसको फिर से किस करने लगते हैं। नीचे आकर वो अपनी फैमिली को बताती है कि फादर मैं प्रिंस जिन को नहीं छोड़ सकती। प्रिंस जिन कहते हैं कि मैं आपकी बेटी की रक्षा करूंगा, हमेशा ही उसके साथ रहूंगा। कहते हैं लेकिन इसका कोई रास्ता नहीं है, याद रखो कि तुम्हें देशद्रोही साबित किया जाएगा और हम लोगों को भी तुरंत ही फांसी पर लटका दिया जाएगा। कहते हैं इसका एक रास्ता है, मैं क्राउन प्रिंस बनना चाहता हूँ, मैं यहाँ का राजा बनना चाहता हूँ। कहते हैं लेकिन कैसे? थर्ड प्रिंस भी तो रास्ते में है। इस पर प्रिंस जिन कहते हैं क्या तुम क्राउन प्रिंसेस बनने के लिए तैयार हो? कहती है हाँ बिल्कुल, चलो थर्ड प्रिंस का सफाया करते हैं। मैजेस्टी की तबीयत बहुत खराब हो गई होती है तो कॉन्सर्ट से कहती पता नहीं क्या हुआ है। यहाँ पर अभी पता चलता है कि थर्ड प्रिंस ने मैजेस्टी को जहर दे दिया है। तो डुआनी होती है उसे पता चल जाता है कि स्ट्रोक पड़ने का खतरा है, इसी वजह से जल्द से जल्द मैजेस्टी को बचाना पड़ेगा। कहती मैं बचा सकती हूँ। वहाँ पर वो नीडल्स मंगाती है, एक्यूपेंचर करके मैजेस्टी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन थर्ड प्रिंस जाते हैं और नाक पर हाथ रखते हैं। कहते हैं मैजेस्टी की जान चली गई है, जाओ सैनिकों और इस फिजिशियन को जेल में डाल दो, टुकड़े टुकड़े कर दो। लेकिन इतनी देर में मैजेस्टी उठ जाते हैं। तुमने मुझे मरा हुआ साबित कर दिया। फिजिशियन कहते हैं कि मैंने आपको बचाने की पूरी कोशिश की है। कहते हैं ठीक है, बता तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए? कहते हैं कि मुझे अभी के लिए कोई रिवॉर्ड नहीं, लेकिन बाद में जरूर रिवॉर्ड चाहिए। वहां से वो चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि पूरी फैमिली बहुत खुश होती है कि मैजेस्टी की जान बचाई है। आखिर इस रिवॉर्ड के बदले में तुम उन्हें बता सकती हो कि तुम एक लड़की हो। इधर हम देखते हैं कि दोनों साथ में बैठे हुए होते हैं। कहते हैं तुम बहुत ज्यादा थक गई हो, थोड़ा आराम कर लो। दोनों किस कर रहे होते हैं। इधर थर्ड प्रिंस अभी भी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे होते हैं और वो अपॉर्चुनिटी मिल चुकी थी। डुआन्यू है असल में लड़की है और वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। कहते हैं वाह ये तो बहुत सही हुआ, फाइनली मुझे इतने टाइम बाद एक रास्ता तो मिल ही गया।
थोड़ी देर में प्रिंस के पास बुलावा आता है कि मैजेस्टी ने बुलाया है। मैजेस्टी के पास जाने के बाद वहाँ पर दो औरतें कहती हैं कि चलिए मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाना। कहती भला क्यों? अब तो डुआनियो को पक्का पता चल जाता है कि उसकी आइडेंटिटी का खुलासा हो चुका है। इसी वजह से वो नीचे बैठ जाती है। तब इस पर प्रिंस जिंग कहते हैं कि मैंने डुआनियो से शादी कर ली है और आपकी डॉटर इन लॉ और मेरी वाइफ को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। जो थर्ड प्रिंस होते हैं कहते हैं भले ही कुछ भी हो लेकिन आज आइडेंटिटी का खुलासा होकर ही रहेगा। तो प्रिंस सिंह थप्पड़ मार देते हैं थर्ड प्रिंस को कि कुछ भी हो जाए मेरी वाइफ को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। डुआन यूं खड़ी होती है, कहती है मैजेस्टी आपको पॉइजन दिया गया था और मैं उससे आपको बचा सकती हूँ। कहते हैं लेकिन कैसे? पता चलता है कि जब वो घर से निकल रही थी तब उसके फादर ने नए एंटीडोट की खोज कर ली थी जिससे मैजेस्टी को बचाया जा सकता था। मैजेस्टी अब ठीक हो चुके थे और इसी वजह से वहां पर मैजेस्टी ने उन दोनों की शादी का फरमान जारी किया था और क्राउन प्रिंस भी प्रिंस जिंग को घोषित कर दिया था। यहाँ पर थर्ड प्रिंस कहते हैं फादर आपने ये सही नहीं किया। थर्ड प्रिंस कहते हैं फादर हमेशा से ही बायस्ड रहे हैं मेरे खिलाफ, हमेशा से ये फैसले लेते रहे। इधर अभी शादी होने के लिए डुआन्यू तैयार हो रही होती है और थर्ड प्रिंस भी अपनी पूरी सेना लेकर पहुंच जाते हैं। रिबेलियन बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। अंदर जाते हैं तो देखते हैं सब लोग बेहोश होते हैं और थोड़ी देर में सब उठ जाते हैं। कहते हैं ये क्या? तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया। उसके फादर कहते हैं तुम भला एक रिबेलियन कैसे बन सकते हो? थर्ड प्रिंस को जेल में डाल दिया जाता है कि तुम ऐसे ही हो, इसी वजह से कभी तुम्हें कोई पोजीशन नहीं मिली। उसके फादर कहते हैं मुझे तुम दोनों पर नाज है। तुम दोनों की शादी बहुत ही अच्छा संकेत है और तुम दोनों हमेशा साथ में खुश रहना। कहते हैं थैंक यू मैजेस्टी और दोनों की शादी हो जाती है। इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग भी। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।